नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं मंडल बनाम कमंडल की। और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 2 महीने से आपको बता रहा हूं कि 24 की जो ये लड़ाई है, ये मंडल कमंडल पर आएगी। 90 के मंडल कमंडल की तरह नहीं, उसमें बहुत बदलाव हो चुके हैं। तब कमंडल बीजेपी लिए थी और मंडल लेकर शतरप निकल पड़े थे। अब उसमें बहुत कुछ बदल गया है, पर मूल भावना नहीं, मूल आत्मा नहीं। आज भी कमंडल बीजेपी की पहचान है। ओबीसीआइजेशन हो चुका है, पिछड़े वर्ग में अच्छी खासी पैठ बना ली है बीजेपी ने, लेकिन अभी भी शतरप जो हैं, और अब कांग्रेस भी, वो जो मंडल का राग अलाप रही है, तो क्या जो जातिगत जनगणना से जो जन आरक्षण का निकला है, वो संजीवनी साबित होगा विपक्षी खेमे के लिए और बीजेपी के लिए? क्या ये परेशानी का सबब हो सकता है? और ये बात मैं अब और पुख्ता तरीके से क्यों कह रहा हूं? आज 4 बड़ी घटनाएं हुई। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े तो जारी कर दिए गए थे। आज बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, यानी कि पास करने वालों में बीजेपी भी थी। वो बीजेपी जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जब सामने आए, जिसमें अति पिछड़ों की तादाद 37% और 26% पिछड़े थे, सवाल उठाए गए कि ये डेटा, ये तो त्रुटियों से भरा पड़ा है, इसमें तो यादवों को, मुसलमानों को ज्यादा दिखाया जा रहा है, जितनी उनकी आबादी है उससे ज्यादा बढ़कर उनको आंका जा रहा है ताकि उनको मलाई बांट दी जाए। पर आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया विधानसभा में, तो वो सर्वसम्मति से पास हो गया। और उधर कल बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उनका 96वां जन्मदिन था। आज अखबारों में आपने तस्वीर भी देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। आप कहेंगे ये नॉर्मल बात है। बिल्कुल, हर साल जाते हैं। अखबारों में इस तरह से तस्वीरें भी क्यों आती दिखी, कारण बताऊंगा। पर आज सतना में, मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से राम मंदिर की बात की। अब वो हर चुनावी सभा में राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूलते हैं, और उन्होंने कहा कि जहां भी जाता हूं वहां प्रभु राम के मंदिर की चर्चा होती है। कांग्रेस ने तो भगवान राम को काल्पनिक बताया था और जय श्री राम के नारे लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने वाली है, भव्य राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा मुकम्मल, वहां आने का जो न्योता है वो कबूल भी कर लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और राम मंदिर को लेकर अब बीजेपी किस तरह से पूरा जोर लगा रही है, उसकी एक और बानगी अयोध्या नगरी में ही दिखी, जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज उन्होंने अयोध्या नगरी में, राम नगरी में एक बैठक की, और वहां पर यह भी बताया कि केंद्र और राज्य की 178 योजनाएं कुल मिलाकर ये 30,500 करोड़ की हैं, ये अयोध्या में चल रही हैं। तो ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल खत्म होंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, और पूरा जनवरी आप ये मान सकते हैं राममय करने की, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश बीजेपी साफ करती दिखाई देगी। अमित शाह कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को कांग्रेस अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। उधर विपक्षी खेमे से क्या चीज चल रही है?
दोनों धाराओं को पकड़ने और समझने और इनके साथ बहने की कोशिश कीजिए। जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गया था, फिर आर्थिक और सामाजिक सर्वे के आंकड़े भी सामने आ गए, अब आरक्षण आ गया। बीजेपी ने इस बात को पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था कि हां, ये आरक्षण लेकर आएंगे, पर पहले त्रुटिपूर्ण बताया गया। फिर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि असल सामाजिक न्याय, विपक्ष कह रहा है सामाजिक न्याय, भाई जितनी आबादी उतना हक, यह मिलना चाहिए, यही सही मायने में सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने पिछले ही महीने कहा कि नहीं, सही सामाजिक न्याय तो गरीब कल्याण है और सबसे बड़ी जाति गरीब की जाति है। अब खेल समझिए, बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ बना ली है पिछड़े वर्ग में। अगर हम चुनावी कुछ आंकड़ों की बात करें तो 1996 में पिछड़ी जाति के 19% वोट बीजेपी को पड़े थे, 1996 में, और 2019 आते आते ये 44% हो चुका था। तो ब्राह्मण बनिया पार्टी की जगह पिछड़ों की पार्टी बीजेपी बन चुकी है। पर सवाल बड़ा ये है कि जो ये पिछड़ी जाति साथ आई, ये जातियों के तौर पर आई या ये हिंदू बनकर साथ आई? ये एक महीन सा पेच है और इसमें बड़ी राजनीति अटकी हुई है। वो हिंदू बनकर आए थे क्या? और विपक्ष उन्हें फिर से उनकी जाति का एहसास करवाता घूम रहा है क्या? और यही काम नीतीश कुमार ने किया है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने मन बना लिया है, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में जाति जनगणना होकर रहेगी। तो जो कांग्रेस मंडल से दूर दूर भागती थी, मंडल कमीशन तो 7 अगस्त 1990 को लागू किया वीपी सिंह ने, अब उसका भी पूरा मंडलीकरण हो चुका है। तो पिछड़ी जाति और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों का पुट अलग, अति पिछड़े बीजेपी के साथ ज्यादा, जो प्रमुख पिछड़ी जातियां हैं वो क्षत्रपों के साथ ज्यादा जाति दिखाई देती हैं। तो इसी के इर्द गिर्द ये पूरा खेल चलने वाला है क्या, इसी पर आज चर्चा होगी। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या ताल ठोकी और विपक्ष किस बात पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, सुनिए। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है। राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो। अब भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब हम कहते हैं भाई गिनती तो कर लो, चुप। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, जाहिर सी बात है ये मंडल कमंडल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। सवाल हमारा यह है कि मंडल बनाम कमंडल तय करेगा 24 का दंगल, नतीजे यही तय करेगा क्या? सबसे बड़े मुद्दे ये बनने वाले हैं क्या? और राम नाम या आरक्षण करेगा काम? एक तरफ राम नाम की धूम गूंज बढ़ाना चाहती है बीजेपी, उधर आरक्षण, वही हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा, जाति बनकर वोट करता है क्या? चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे। दरअसल आज 2 अभय दुबे हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे स्टूडियो में मेरे साथ हैं। राजीव रंजन राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सौरभ, तो 90 वाला नहीं, उसमें थोड़ी तरमीम, थोड़ा अवतार बदला हुआ
पर मुद्दे वही, आत्मा वही। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होती दिख रही है क्या आने वाले दिनों में? सीधी बिल्कुल। संदीप जी, यह बहुत साफ है कि समाज में, देश में प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उन तक रोजगार, उनको भोजन, पानी, आवास और मूलभूत सुविधा प्राप्त हो, मिले। इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका कल्याण, सबका साथ, सब जगह रोशनी पहुंचे विकास की इस रचना को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके और इस योजना को लेके केंद्र की और राज्य सरकार की नीतियां होती हैं। उसी नीतियों के आधार पर देश को और प्रदेश को आगे लेके जाना होता है। इस नाते समाज में सब जगह सब कुछ पहुंच सके, दलगत राजनीति, जातिगत बातों से उठ के और मुख्य धारा में लाने के लिए पिछड़े, वंचितों, दलितों, उसके लिए उनकी पहचान, उन्हें चिन्हित करना भी तो जरूरी हो जाता है सौरभ। चिन्हित तो करोगे, पता तो लगे कौन पीछे रह गया, कौन वंचित है, कौन गरीब है। यह जरूरी नहीं क्या उनकी पहचान करना? वही उसी बिल्कुल जरूरी है। इसलिए ही आरक्षण का प्राविधान था। बाबा साहब आम्बेडकर की जो परिकल्पना थी और जो भारतीय संविधान है, वह इसीलिए है कि जो मुख्य धारा से वंचित हैं, जो मूलभूत आवश्यकता के लिए नितांत जरूरी उनके लिए है, ऐसे वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी दिया जा सकता है, जो भी शासन तो बिहार सरकार ने जो किया वो ठीक किया। उनकी पहचान की, आर्थिक सामाजिक आधार पर भी जातिगत जनगणना की और अब 75% आरक्षण दे रहे हैं। संदीप जी, बहुत सही आपने अपने ही प्रारंभ की बातों में इसका उत्तर दे दिया था कि बिहार सरकार पर सवाल क्यों खड़ा हुआ। इसलिए खड़ा हुआ कि न बही, न खाता, न वहां मोहल्ले में जाना, न आसपास में, न किसी को पता, और जो मर्जी जहां फाइल से तय हो गया कि फला फला फला। लेकिन कुछ सत्यता आए तो और अच्छा बीजेपी ने समर्थन क्यों कर दिया? 75% आरक्षण के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से मंजूरी क्यों दे दी? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, सवाल भी उठाएंगे और समर्थन भी करेंगे। बिल्कुल नहीं संदीप जी, समाज के अति पिछड़े वर्गों के लिए और समाज हित में बात करने के लिए और समाज के उन वंचित वर्ग को आगे लाना, यही तो सेवा है। सेवा भाव ही राजनीति है, न कि तुष्टीकरण, न कि जातिवाद और न कि आपकी सेवा दूसरे करें तो वो तुष्टीकरण। 80 करोड़ लोगों को, एक मिनट, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अब अगले 5 साल के लिए दिया जाएगा। कोई पैमाना है, कोई वजह है? ये कोई पहचान की गई कि कौन से वो 80 करोड़ लोग हैं वो या तो भूखे पेट सोएंगे अगर 5 किलो अनाज नहीं मिला? इसका कोई डेटा तैयार है आपके पास? यही बात समझने की जरूरत है। देखिए संदीप जी, सरकार की नीतियां इसीलिए होती हैं कि जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित करना। सरकारी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ना मिले भूखे पेट सो जाएंगे। यही तो नीतियां हैं, यही तो कार्य है। 80 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सो जाएंगे, सोने पर मजबूर होंगे। कौन कहता है? बिल्कुल नहीं। तो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना अगले 5 साल के लिए। संदीप जी, निश्चित तौर पर जो जरूरतमंद लोग हैं, सब जिनको आवश्यकता है समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके प्रति सरकार गंभीर है और सरकार को आना चाहिए। और ऐसी सेवा भाव कोई भी दल करे, कोई भी मुख्यमंत्री करे, किसी भी दल का हो, उसके साथ कोई सेवा भाव वाले दल सदैव खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने बिहार में यही कार्य किए। वो किया तो मतलब ठीक किया नीतीश कुमार ने? वही तो पूछ रहा हूं मैं। या यही लड़ाई है ये मंडल बनाम कमंडल मैं की? भी बता रहा हूं। अब दोनों मंडल, बीजेपी मंडल भी थामे बैठी है, कमंडल भी, और विपक्ष भी। मंडल का हाथ तो था ही, मंडल पर हाथ तो था ही, अब साथ में कमंडल भी लेकर चलने पड़े। बस सुनिए संदीप जी, एक समाज को टूटने नहीं देना, समाज को बंटने नहीं देना,
दलगत तुष्टीकरण की राजनीति से बचाना और सेवा भाव से सभी लोगों को मुख्य धारा में लाना, यही राजनीति में सेवा भाव होता है। मुझे लगता है जो पिछले दिनों डेटा आया, जिस पर लगातार आप भी बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं, गृह मंत्री जी ने सवाल खड़ा किया, वो बात यूं ही नहीं है। वो बात इसलिए थी और इसलिए है कि उसका कहां क्या प्रमाण था। पर ये बीजेपी की उदारता होगी, ये बीजेपी की उन समाज के वंचित लोगों के, छोटे लोगों के, जहां पर तो जातिगत जनगणना केंद्र सरकार को भी करानी चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाने, केंद्र को भी करानी चाहिए। वो तो मांग कर रहा है विपक्ष अब। ये बड़े मन की स्वीकृति है। हाँ, तो बड़े मन की स्वीकृति सिर्फ बिहार तक क्यों महदूद रहे, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, आरक्षण के पक्ष में तो जातिगत जनगणना होगी ना पहले। मूलभूत जरूर जो पिछड़े, इनको इनमें और सुधार करने की जरूरत है। बिहार सरकार को चाहिए इसको और ईमानदारी से और स्पष्टता से उन लोगों का हितैषी जो है, जिनके और लिए केंद्र सरकार को भी अब उनके राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अभी तो जनगणना शुरू कहां हुई है, मई में होगी ना अगले साल। वो तो विलंब से चल रहा है काम, कोरोना के चलते। मई में हो। जो बिहार की स्थिति है उसके संदर्भ में ये बहुत साफ है कि आप बैठे बैठे चीजों को दे रहे हैं, उसकी भलाई के लिए, उसकी रुकावट के लिए, और जनता की मूलभूत आवश्यकता वो भी शेष रह न जाए, इसके लिए मुझे लगता है बड़े मन का ये परिचय दी है बीजेपी। वहां बड़े मन का परिचय दिया है राजीव रंजन बीजेपी ने। आप जातिगत जनगणना लेकर आए, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये जानते हुए भी बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दे रही है बीजेपी। देखिए, ये बिहार की जनता को पता है और मैं कहूँगा कि देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी चेहरे का एहसास है। जातीय जनगणना और आरक्षण, ये दो ऐसे सवाल हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ परिवार बराबर बिदकता रहा है और अनेक अवसरों पर उन्होंने अपने बयानों के जरिए, अपने कारनामों के जरिए इसकी पुष्टि भी की है। आप सर्वे के दौरान देखिए, जो पटना हाईकोर्ट में इनके समर्थकों की ओर से लगातार ताबड़तोड़ ये कोशिशें जारी थी कि हाईकोर्ट में किसी तरीके से उन्हें इस फैसले पर स्टे मिल जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तो पूरी तरह से ये बेनकाब हुए। चाहे वो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की क्षमता में जो कुछ भी उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के एफिडेविट में जिस तरह से पहले प्रस्ताव का एक अंश जोड़ा गया और फिर हटाया गया, और बाद में सर्वे के नतीजों को लेकर उसकी प्रामाणिकता पर लगातार इन्होंने सवाल खड़े किए। हम लोगों ने इन्हें चुनौती दी, अगर आप इन आंकड़ों की प्रामाणिकता से असहमत हैं, पूरे देश में करा लीजिए, बिहार भी उसमें शामिल हो जाएगा, जातीय जनगणना कराइए। अगर पहले कभी जनगणना आज़ाद हिंदुस्तान में जातीय आधार पर नहीं हुई है तो आंकड़ों को लेकर, इसकी प्रामाणिकता को लेकर के आपका विरोध जायज़ नहीं है, तब तक कि आप इसकी काट में आप जातीय जनगणना पूरे देश में न करा दें। अब तो ये मामला जातीय जनगणना से बीजेपी ने भी, आप जो ये पूरे मसले पर पूरा मजमा जो लूटना चाह रहे थे, उन्होंने पैर अड़ा दिया ना। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति की मंजूरी में बीजेपी भी शामिल है, और दोनों बार प्रस्ताव जब पारित हुआ था जातिगत जनगणना का बिहार में, दोनों बार बीजेपी उसमें शामिल थी। उसमें शामिल थी, लेकिन मैंने आपको जो पटना हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके समर्थकों और केंद्र सरकार के पक्ष को जिस तरह से रखा गया, अब कोई संशय नहीं है कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, इस प्रस्ताव के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बिहार में है, आपकी सरकार तो केंद्र में है, पूरे देश में इस कालजयी निर्णय को लागू करने का आपके पास अवसर है। जातीय जनगणना आप 2021 में कोविड को लेकर के नहीं करा पाए, 23 तक करा सकते थे, अब तो ये अवसर आपके पास नहीं है। जाते जाते इतना तो कह दीजिए, वैसे आपकी वापसी नहीं होने वाली है, लेकिन आप ये कह दीजिए कि हम सत्ता में आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे और आरक्षण को हम लागू करेंगे पूरे देश में, बिहार का जो आरक्षण का मॉडल है।
आरक्षण के इस वर्तमान मॉडल का श्रेय तो निसंदेह नीतीश कुमार जी को जाएगा और बिहार के महागठबंधन के दलों को जाएगा। आप साथ आए हैं, आपकी राजनीतिक व्यवस्था है। और इसका मैं एक बात कहूंगा, अगर आपके पास मेरे लिए समय अभी है, हाँ, तो मैं एक बोलिए। बात कहना चाहूंगा। देखिए, आस्था और विश्वास सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं। हम सबों के लिए एक खुशी का अवसर होगा जब राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन इस आस्था को वोट में बदलने की जब आप कोशिश करेंगे, तो फिर वहाँ सशक्तिकरण को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर जो चुभते सवाल पूरे देश में हैं, जो अपेक्षाएं हैं पिछड़े, वंचित और प्रताड़ित तबके की जो अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे अगर आप नहीं उतरेंगे तो कोई शक्ति आपको लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी वापसी सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। तो यही आप तो लड़ाई एक है, बड़ी यही पराजय मैं के अभय कगार पर दुबे खड़े हैं। जो कांग्रेस नहीं एक और आज 2 अभय दुबे है ना, आप कई बार डबल रोल में आ जाते हैं आप दोनों। कांग्रेस वाले अभय दुबे से मेरा सवाल यही तो है, मंडल बनाम कमंडल, यानी कि राम नाम काम करेगा या आरक्षण काम करेगा? लड़ाई उस तरफ जाती दिख रही है अभय दुबे। देखिए, ये लड़ाई मोदी मंत्रिमंडल बनाम उसकी मंशा की है संदीप चौधरी जी। 2-3 त्रुटियां मैं आपकी ठीक करना चाहता हूं। एक तो जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं वो 8 सितंबर 1993 को लागू हुई जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वो भी घोषणा नौकरियों में 7 अगस्त को रिजर्वेशन कर था। दी थी ना, उसके 1990 बाद को। 21 अगस्त 2000 नहीं, आपने कहा लागू किया, आपने जो चलाया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वो भी नौकरियों में था। उच्च शिक्षा में जो रिजर्वेशन था वो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 21 अगस्त 2007 को कांग्रेस पार्टी की सरकार में उसे लागू किया। 78 में मंडल आयोग आ गया था, 90 तक कहां थी कांग्रेस पार्टी? अब डिटेलिंग में जा रहे हो तो चलिए डिटेलिंग में घुसते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए, हाँ, चलिए मैं उस पर 10 सेकंड में प्रकाश डाल देता हूँ। इस देश का संविधान बना, उसके पहले सबसे पहले आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं लगना प्रारंभ हो गई। ये कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 15(2) में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, इसलिए जीवन भर कभी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पंडित नेहरू ने पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 15(4) ऐड किया और वो रिजर्वेशन दिया। काका कालेलकर कमेटी बनी जो मंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू जातिगत जनगणना के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं होने दी। क्या ये सही है? थोड़ी आज डिटेलिंग में ही घुसते हैं। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। डिबेट को देख लीजिएगा। 1951 में वो प्रधानमंत्री थे, 1961 में वो प्रधानमंत्री थे। जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? 1971 में इंदिरा गांधी थी, 1981 में इंदिरा गांधी थी, क्यों नहीं हुई जातिगत जनगणना? पंडित नेहरू ओबीसी वर्ग को आरक्षण के समर्थन में थे, इसीलिए काका कालेलकर कमेटी उन्होंने गठित की। और उस कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उसपे शिवदयाल यादव, जो शिवदयाल चौरसिया जो उसके प्रमुख सदस्य थे, उन्होंने 85 पन्नों का एक डिसेंट नोट दिया। वहां बहस इस बात पर नहीं हो पाई ना जातिगत जनगणना। सुन लीजिए ना संदीप जी, बहस इस बात बहस नहीं, पंडित नेहरू की सहृदयता देखिए। बहस इस बात पर थी कि वो इस आधार पर लागू करना चाहता था आयोग कि उसका बुनियाद आर्थिक हो। लेकिन मैं अतीत में जाना नहीं चाहता हूं, वर्तमान में आ जाते हैं। वो डिटेलिंग में, आपकी भी डिटेलिंग अच्छी है और मेरी भी कोई कमजोर डिटेलिंग नहीं है, वरना डिटेलिंग में पूरा घंटा हम निकाल देंगे। डिटेलिंग में आप मैं अब आपको आज के बात पर कुछ तथ्य, देखिए, हम समय व्यर्थ नहीं करें, आज के कुछ प्रकाश डाल देता हूं कैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे व्यवस्था के खिलाफ खड़ी है और टेलीविजन की डिबेट में दोहरा चरित्र रखती है। पहली बात तो इसे जातिगत जनगणना कहना बंद कीजिए। ये जातिगत सर्वेक्षण है, मजबूरी में जातिगत सर्वेक्षण करा रहे हैं राज्य, क्योंकि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि जातिगत जनगणना वो सेंसस में संभव नहीं है कराना। पहला तर्क सुप्रीम कोर्ट में दिया यूनियन
ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2021 में। उन्होंने कहा साहब हम तो सेंसस का नोटिफिकेशन 2021 में ही जारी कर चुके हैं, 20 में किया था, कोविड था, 21 में जारी किया है, तो अब जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, हम इसलिए नहीं करा सकते। दूसरा तर्क यह दिया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 246 में सेंट्रल लिस्ट की जितनी एंट्रियां हैं 7 शेड्यूल में, उसमें अधिकार कानून बनाने का केंद्र को है, तो 69 नंबर की जो सेंसस की एंट्री है उस पर हम कानून नहीं बनाना चाहते, साफ कह दिया। फिर यह कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी ने, जेडीयू ने, कहना क्या चाह रहे हैं आप? मिलकर 2011 में अबे जातिगत दुबे, मैं जनगणना कंफ्यूज हो कराई रहा हूँ, थी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? सुनिए ना, मेरे को 10 सेकंड तो पूरी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद अवसर मत दीजिएगा। तो एक प्रमुख बात पर प्रकाश डाल रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी और सभी दलों ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, जिसका निष्कर्ष 2014 में हजारों एक्सेल शीट में रजिस्ट्रार सेंसस को दिया था, उस पर इन्होंने कहा कि हमने एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की कमेटी बना दी थी, जिसकी 5 साल तक ना मीटिंग की, ना एक सदस्य बनाया, ये खुद कह रहे हैं। और आज कहते हैं जब राजनीतिक रूप से फंस गए, चुनाव सामने है, मैं फिर चुनौती देता हूं, जनगणना नहीं होगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। मोदी जी सिर्फ इसीलिए इस बात को टाल रहे हैं कि जातिगत जनगणना न करानी तो पड़ वो जाए। टाल विश्व रहे का हैं, एक पर देश ऐसा इसमें नहीं है दूसरा जिसमें पहलू जातिगत ये भी जनगणना है। कोविड के बाद नहीं अब हुई सुनिए ना अबे दुबे, थोड़ा सा सुनना भी ना हुआ हो, माफ कीजिएगा, कोई देश ऐसा नहीं है। हो गया। सवाल जो था उसका जवाब अभी तक आपने दिया नहीं है। राम नाम चलेगा या आरक्षण चलेगा? क्योंकि कमंडल के साथ साथ बीजेपी मंडल की राजनीति को भी अपना चुकी है। और राम नाम की जहां तक बात है, अभी भी वो आपकी कमजोर नब्ज है क्या? देखिए, अब सवाल नहीं सुनेंगे, अपनी बात पूरी रखना चाहते हैं। नहीं, मंडल में अभी भी सवाल नहीं देखिए, सुना। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा क्या थी? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोई रब अवसी नरक अधिकारी। वो कह रहे हैं काल्पनिक बोलते थे आप, भगवान राम तो काल्पनिक हैं। कभी राम मंदिर बनाने में अटकाया, लटकाया, भटकाया। राम मंदिर हमने कहा था, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा थी कि न्याय के आधार पर ही राज्य की स्थापना होनी चाहिए। वचन की मर्यादा की रक्षार्थ जिन्होंने सत्ता त्याग कर 14 वर्ष वनवास भोगा हो, वो अन्याय कैसे सह सकते हैं राम? तो हमने कहा था न्यायपालिका पालिका का निर्णय शिरोधार्य करेंगे। 90 के दशक में अडवाणी जी से पूछा गया कि राम मंदिर, उन्होंने कहा कि कोई न्यायालय फैसला नहीं दे सकता आस्था का मेरी, आप सत्ता दो हम मंदिर दे देंगे। सत्ता आ गई तो बोले पूर्ण बहुमत की दरकार है। जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत था अरे तो बनाया बीजेपी ने ना। ये बात देशवासियों को जानना चलिए ठीक है। धीरेन्द्र मुन्ना, तो मंदिर, एक मिनट, अब हो गया अबे दुबे। धीरेन्द्र मुन्ना, अब आप साथ में हैं भी जातिगत जनगणना के, और डेटा पर सवाल भी उठाते थे। पोजीशन क्या है, थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे? संदीप जी, जातीय जनगणना के पक्ष में बिहार में सभी पार्टियों ने समर्थन किया था, लेकिन अगर टेबल पर ये गणना की गई तो सच को मैं सच नहीं कहूं। गलत चीज का समर्थन कर देंगे, उसे लागू करवा देंगे। नहीं, गलत चीज नहीं है, चीज तो बिल्कुल सही है, तरीके करने के गलत रहे। डेटा गलत है, गलत डेटा को लागू होने देंगे। डेटा लागू होने देंगे, हाँ डेटा बिल्कुल लागू होने देंगे, गलत डेटा को भी नहीं। अब डेटा गलत है, इस पर अब संवैधानिक रूप से इन्होंने अगर इसको निर्णय लिया है कि नहीं यही हमारे पास उपलब्ध हो सकता है, हमारी सरकार अब इतनी तो ये तो सर्वेक्षण ही है। ये तो सही कह रहे थे अबे दुबे, ये जनगणना नहीं है, जातिगत जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है, एक राज्य सरकार ने कराया है। केंद्र सरकार पर दबाव डालिए, आप तो उनके अहम घटक हैं, कि पूरे देश में कराइए ना जातिगत जनगणना, डेटा की त्रुटि खत्म हो जाएगी। अगले साल तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन इसका सर्वेक्षण का जो काम हुआ था संदीप जी, अगले साल होगा। पहले ही 21 के लिए हामी क्यों नहीं भर दी थी? 2018 में तो राजनाथ सिंह कह रहे थे जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके बाद आप पलट गए, क्यों? नहीं, पलट नहीं गए। उसके बाद से देखिए कि जितनी बड़ी महामारी आई थी, महामारी से पूरी, अरे तो जनगणना ही छोड़ दो ना, महामारी आई तो जनगणना हो जाएगी, जातिगत नहीं कराएंगे।
अब जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं, लोगों की स्थितियों को सुधारने के लिए हमारी सरकार और देश तैयार है, तो हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये देश के लोग, गरीब लोग तो हमारे ही लोग हैं ना। सरकार ये हम क्यों नहीं कह रही भाई, जब तक चिन्हित नहीं करेंगे काम कैसे बनेगा? ये तो हम बोल ही रहे हैं कि चिन्हित, लेकिन बिहार सरकार इसको चिन्हित, गरीबों को चिन्हित करने में मुझे नहीं लगता कि जातियों को आगे लाना जरूरी है। किसी गरीब को, संदीप जी, जातियों को यही खेल है क्या? अब आपने सही जवाब दिया धीरेन्द्र मुन्ना, अनायास ही मुंह से निकल गया आपके। अनायास नहीं, मैंने बिल्कुल एक अनायास मिनट नहीं सुनिए निकला। ना, कि हिंदू बनाकर रखना है, जातियों में ना बंटने पाए। विपक्ष जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हारी ये जाति, इतनी नौकरी, इतने दाखिले। बीजेपी कह रही है हिंदू बने रहो। लड़ाई यही होने वाली है क्या? संदीप जी, ये लड़ाई का तो विषय ही नहीं है ना। जात पात तो करना हमको नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता है। किसी अच्छा। भी गरीब को प्रधानमंत्री जाति बताते हैं, वो जात पात नहीं है। 27 मंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति बन गई, ये जात पात कुछ नहीं है। बिहार के लोग, बिहार के मुख्यमंत्री पूछते हैं बिहार के लोगों से कि तुम्हारी जाति क्या है, तब मैं तुम्हें अनाज दूंगा। तुम्हारी जाति क्या है, तब मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दूंगा। तुम्हारी जाति क्या है, तब मैं तुम्हें दवा दूंगा। ठीक है, आप करिए, लेकिन गरीब को पहचानने में सबसे पहले जाति की जरूरत नहीं होती है। वो तो उसकी स्थिति बता देती है, राह चलते। बिहार में अध्यक्ष भी बनाती है बीजेपी, जाति देखकर नहीं बनाती क्या? बिल्कुल बनाती है, जाति देखकर बनाते हैं हम लोग। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सही, दूसरा करे गलत। नहीं, गलत मैं नहीं कह रहा हूं, करिए, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए आज ये जो पूरा खेल हुआ है बिहार में, तो राजनीति में लाभ ही तो लिया जाता है, आप लाभ नहीं लेते क्या? राजनीति में लाभ लेने का मतलब कल्याण करना है। लाभ लेने का मतलब सत्ता पाके और सिर्फ बने रहना और विधानसभा। लाभ लेने का मतलब लोगों का कल्याण है। कल्याण हो रहा है क्या? और इसी में मंडल और कमंडल, इस पे भारी क्या पड़ेगा? और इसमें थोड़ा घालमेल है। राजकुमार भाटी मुझसे बेहतर आप समझते हैं। अब ये 90 के दशक की मंडल कमंडल वाली राजनीति नहीं है। नहीं, आपकी डिबेट में 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण उभरे हैं, जिनके जवाब मुन्ना जी को, मालवीय जी को या माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने चाहिए। कि एक तो ये कि जब किसी के अधिकार मारना जातिवाद है या अधिकारों की मांग करना जातिवाद है। जब पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, कमज़ोर तबके के लोग अपने हक मांगने के लिए आगे आते हैं, तब आप उसे जातिवाद बताते हो। ये कौन सा जातिवाद है, न्याय मांगना? दूसरी बात आप कहते हो कि हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा, हिंदुत्व पर हमला है। तो क्या हिंदुत्व अन्याय का समर्थक है? क्या अन्याय करने से, शोषण करने से ही हिंदुत्व जिंदा रहेगा? ये मूल प्रश्न है। इसका जवाब हमें सबको ईमानदारी से अपने दिल में खोजना चाहिए। नहीं, बिना राजनीति का तो घालमेल होगा ना। उस घालमेल में ये बात भी अभी शामिल होगी और अभी आएगी चर्चा में, आप देखना। मैं आज कह रहा हूं, 9 नवंबर को ये कह रहा हूं। सुनिए ना, लालू प्रसाद यादव ने जी रथ यात्रा रोकी समस्तीपुर में, ये बात भी अभी याद दिलाई जाएंगी। कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई, ये बात भी याद दिलाई जाएगी इस मंडल कमंडल की राजनीति में। देखिए, आरक्षण, ये जाति जनगणना, वर्गों की बात करना, ये सामाजिक न्याय का हिस्सा है, जिसकी बात हमारा संविधान करता है। न्याय की मांग तब की जाती है हमेशा जब कहीं अन्याय हो रहा होता है। अगर अन्याय नहीं है तो न्याय की मांग क्यों उठाई जाएगी? तो ये मेरा मूल प्रश्न ये है कि जब आप न्याय की बात उठाई जाती है, सामाजिक न्याय की बात उठाई जाती है, आप कहते हो हिंदुत्व को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, तो क्या हिंदू धर्म अन्याय का समर्थक है, शोषण का समर्थक है, गैर बराबरी का समर्थक है, बेईमानी का समर्थक है? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। तो अब तो दूसरे आपका जो शो है पशुओं की तरह है, अपने साथियों के साथ हमने बर्ताव किया, आरक्षण 200 साल और जारी रखना पड़े तो रख लीजिए। आपका जो शो आपने दिया नाम मंडल बनाम कमंडल, मैं आपको बहुत संक्षेप में घटना याद दिलाना चाहता हूँ। गुजरात में एक घटना हुई थी, आपको जरूर ध्यान होगा, दुबे जी को भी ध्यान होगा। एक दलित दूल्हे जो है घोड़े पे बारात निकालना चाहता था, लोगों ने उसे रोक दिया। वो कोर्ट गया, कोर्ट ने आदेश कर दिया, पुलिस आई। जब पुलिस उसकी बारात निकलवाना चाह रही थी, जिस रास्ते से बारात निकलनी थी, वहाँ महिलाएं ढोल खंजरी लेकर कीर्तन गाने बैठ गई और पुलिस ने हाथ उठा दिए कि जी हम देखो अब ये यहाँ कीर्तन कर रही हैं, हम इन्हें नहीं उठा सकते, धार्मिक काम में हम बाधा नहीं डाल सकते। ये हमेशा जब पिछड़े दलित अपनी आवाज़ उठाते हैं तभी ये कीर्तन मंडली क्यों सामने आती है ढोल मंजीरे लेके? ये उनके हक मारने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। जब राम का सवाल ये उठा रहे हैं, उसका भी जवाब देता हूँ।
मैंने बहुत पहले एक गज़ल लिखी थी, उसका ये 2 पंक्ति बोलता हूँ कि अपनी अपनी समझ है सियासत के सवाल की, उनको चिंता राम की और हमको रामलाल की। ठीक है, आप राम की चिंता करो, लेकिन रामलाल की बात कौन करेगा जिसके हक इनको चिंता 75 साल से मारे जा रहे हैं। चिंता है राम की। खेल हो रहा है कमंडल बनाम 2-3 वाक्य और बोल दो, बहुत कम समय दे, 2-3 वाक्य और प्लीज बोल दो, कृपया। प्लीज। देखिए, ये जो राम की और मंदिर की और हिंदुत्व की और सनातन की बात करते हैं, इसके रिजल्ट बहुत लंबे हैं। अगले जन्म में फल मिलेगा, इस जन्म में कर्म करो, अगले जन्म में फल मिलेगा। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिन्हें बराबर में नहीं बैठने दिया जाता, आपने बात जिन्हें बहुत स्कूलों अच्छे में तरीके एडमिशन से नहीं कह दिए दी। जाते। वो बात कर रहे हैं राम की, ये कर रहे हैं रामलाल की। जी। किसकी बात में ज्यादा वजन दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल? देखिए, मैं तो जो रामलाल की बात मैं समझता हूँ कि राम की बात उसके अंदर शामिल है, राम की बात उसी में शामिल है जो रामलाल की बात कर रहे हैं। और सभी पार्टियां दरअसल रामलाल की ही बात करती हैं, क्योंकि वोट तो रामलाल से ही मिलेगा और सत्ता भी रामलाल से ही प्राप्त होगी। यहाँ पे आपने जो प्रश्न उठाया है, मैंने पूरा कार्यक्रम नहीं सुन पाया संदीप जी, ट्रैफिक में फंस गया था। जो प्रश्न उठाया है उसमें आपकी उंगली लगातार सही जगह पर रखी हुई है, और वो ये है कि राम नाम या आरक्षण करेगा काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी दुविधा है कि वो आरक्षण का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वो आरक्षण जिस तरीके से सामाजिक न्याय की पार्टियां उस सवाल को उठाती हैं, वो उसके पक्ष में भी नहीं है। जो बिहार की सरकार ने जो जातिगत जनगणना का डेटा जमा किया है और जो विधानसभा में अभी मंगलवार को रखा गया, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक डेटा पूरा आया, इसमें पता चला कि बिहार में 34% परिवार जो हैं वो 6,000 रुपए महीने की आमदनी पर गुजर बसर कर रहे हैं। 94 लाख परिवार, 94 लाख परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये चीज जातिगत जनगणना के बिना पता नहीं चल सकती थी, और ये पहली बार इस तरह से जातिगत जनगणना हुई है। खैर, ये तो 1931 के बाद हुई, जी। पर इसके बिना पर आरक्षण दिया जाना ये पहली बार हो रहा है वीपी सिंह के ऐलान के बाद, पहली बार हो रहा है। और जिस दिन जातिगत जनगणना का बिहार में ऐलान हुआ था और कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसे किया, उसी वक्त तय हो गया था कि जो आरक्षण का प्रतिशत है, इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आंदोलन होगा। और चूंकि नीतीश कुमार सरकार में है, तेजस्वी यादव सरकार में है, इसलिए वो विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव पास कराएंगे। नहीं, मैं हम इस सब लोगों सवाल को इसका अनुमान था, और मैंने आपको न्योता आज इसीलिए दिया, ये सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहेगा कि पूरे देश में। पूरे अभी देश तो में जाएगा। मराठा देखिए, भी जो मांगेंगे ना। बिहार अब 75 पर बीजेपी तैयार है। देखिए, बिहार शोज द वे, मैं ये कह रहा हूं, बिहार रास्ता दिखा रहा है। पहले भी बिहार ने बहुत सारे मसलों पर रास्ता दिखाया था, चंपारण सत्याग्रह से में लेकर 1974 संपूर्ण तक क्रांति, लगातार बिहार रास्ता दिखा रहा है। और बिहार में एक इस तरह का राजनीतिक उछाल है कि वो ये काम बार बार करता है, बार बार करता है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, ये पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य की राजनीति के लिए, 24 की राजनीति के लिए संकेत क्या मिल रहे हैं? अभय दुबे देंगे जवाब। आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। 24 की लड़ाई मंडल कमंडल पर आई, अभय दुबे, और हम बात कर रहे हैं देखिए बिहार की, और थोड़ा पुट है उसमें उत्तर प्रदेश का भी, पर ये सिर्फ इन 2 राज्यों तक ही सीमित रहेगी या इसके देशव्यापी असरात भी दिखेंगे राजनीति? आप दिखेंगे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं दिख रहे हैं। ये पहले से राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अगर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता तो प्रधानमंत्री इसके ऊपर क्यों बोलते? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराना ये तो पाप है, क्योंकि आप समाज को बांट रहे हैं। देखिए, और कांग्रेस ने, जब कांग्रेस जो 2 देश की सबसे बड़ी पार्टियां, भाजपा की निगाह में ये मुद्दा बन चुका है और भाजपा उस खतरे का सामना कर रही है। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने के लिए कमर कस चुकी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हर जगह जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जहां हम जीतेंगे वहां हम जरूर कराएंगे। तो ये तो बन चुका है मुद्दा। देखिए, पर इसमें भी ये देखना होगा कि कमंडल की राजनीति पर बड़ा पुट, बड़ा हाथ, बड़ा हिस्सा वो तो बीजेपी के साथ है, और मंडल में भी देखेंगे तो अब मंडलीकरण तो बीजेपी का भी हो चुका है। वहां ऐसा नहीं कि सब कुछ विपक्ष के ही हाथ आप में। सही कह रहे हैं कि भाजपा का बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसी करण हुआ है, लेकिन उस ओबीसी करण के कारण जो भाजपा को फायदा हुआ है, पहली बार वो फायदा भाजपा को लग रहा है कि वो उसके हाथ से खिसक सकता है, उसका बड़ा हिस्सा खिसक सकता है। देखिए, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड को केवल भाजपा ही एक तरह से मोबिलाइज, एक तरह से गोलबंद कर रही थी। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आएंगे तो उसमें तो नए नए मुकाबला करने के लिए गोलबंद कर रही थी उन्हें हिंदू के रूप में या जाति के रूप में, ये भी तो सवाल। बेसिकली हिंदू के रूप में कर रही थी, लेकिन वो जाति के कह रही थी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे हम, आइए हमारे यहाँ।
पर वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आरक्षण में वो तलाशेगा, यही लाख टके का सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंडल कमंडल पर होगा 24 का दंगल, आज इसी पर चर्चा कर रहे थे। हमें ढेरों राय मिली। शिवम यादव हैं इटावा यूपी के, वो कहते हैं 24 का चुनाव धर्म जाति पर नहीं, महंगाई बेरोजगारी पर होगा। शिवम, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये बात सच हो जाए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती हमारे चुनाव के लिए। लेकिन शिशिर हैं शिवहर बिहार से, वो कहते हैं आरक्षण का आधार गरीबी हो, मंत्री एमपी एमएलए की सुविधाएं खत्म करो। सुविधाएं कभी भी नेता अपनी कम नहीं करते, ये आपको समझना होगा और आपको दबाव बनाना होगा, तभी ये रीत बदलेगी, ये रिवाज बदलेगा। आज इतना ही, नमस्कार।